नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। देश में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका बदलने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई शिक्षा नीति बनाने वाला है। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से एक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कई ऐसी सिफारिशें हैं जिन्हें अलोकतांत्रिक, गरीब और दलित विरोधी कदम बताया जा रहा है। विवाद नई शिक्षा नीति की उस सिफारिश पर है जिनमें जाति, धर्म या राजनीतिक आधार पर बने छात्र संघों पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। कैंपस में बोलने की आजादी पर तय पाबंदी की सिफारिश पर भी बड़ा विवाद है। इसके अलावा हॉस्टल में तय वक्त से ज्यादा दिनों तक रहने पर रोक लगाने की भी बात कही गई है और साथ ही के वीसी को बहाल करने के नियम में बदलाव की भी बात कही गई है इस ड्राफ्ट में। आपको बता दें कि ये सारी सिफारिशें हाल में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बीच हुए विवादों के मद्देनजर की गई लग रही है और विरोधी दलों, टीचर्स और छात्र संघ नई शिक्षा नीति की इन सिफारिशों का घोर विरोध कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर है। शिवांग, घोर विरोध होना लाजमी भी है क्योंकि शिक्षा नीति से ज्यादा ये गैग पॉलिसी लग रही है, यानी लोगों को बोलने से रोकने की जो कोशिश है वो इसमें साफ नजर आ रही है। देखिए साक्षी, जिस तरीके से हाल ही के दिनों में हमने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का विवाद देखा, चाहे जेएनयू का विवाद देखा, लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार एक विफलता के दौर से जूझती रही है। जिस तरीके से वो एजुकेशन पॉलिसी की बात हो या फिर यूनिवर्सिटीज के साथ डील करने की बात हो, वाइस चांसलर्स को अपॉइंटमेंट करने की बात हो या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, इसीलिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी जो है वो गठित की थी टीएसआर सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में, जिसके अंदर एक अकेडमिशियन थे और बाकी तमाम लोग जो थे वो 4 ब्यूरोक्रेट थे। और मई के महीने में ये कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया था और जब इसकी रिपोर्ट देने की बात की गई तो टीएसआर सुब्रमण्यम ने एक पत्र भी लिखा स्मृति ईरानी को और उसमें कहा गया कि इस ड्राफ्ट को अब सार्वजनिक तौर पे बता देना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी ने यह साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों से पहले हम ये जो है इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस ड्राफ्ट के ऊपर उनका क्या कहना है, उनका मत क्या है, और तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से इस बारे में मत भी लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के नियम इसके अंदर जोड़े गए हैं, इस पे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहली सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है कि जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होगा वो किसी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के द्वारा ना किया जाए। उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, जिस वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी उस पर असर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ छात्र इस तरीके के हैं, चाहे वो पूना में एफटीआई का मामला हमने देखा हो, चाहे वो जेएनयू में हो, कि छात्र लंबे समय तक हॉस्टल में रहते हैं जी। और प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक पूरी एजुकेशन पॉलिसी। शिवांग, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच हम आपको बता दें कि अतुल कोठारी, जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान ट्रस्ट के से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपने इस ड्राफ्ट के बारे में, रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हाँ, ऐसा है कि ये ड्राफ्ट मेरी दृष्टि से अभी तो ये सारी हवा में बातें हैं, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार जो उन्होंने ड्राफ्ट दिया है समिति ने, तो मंत्रालय ने वो सभी राज्यों को भेजा है और सभी राज्यों के सुझाव लेने के बाद ही उसको फाइनल करने की बात है। तो इसलिए ये ड्राफ्ट तो अभी कोई महत्व ज्यादा नहीं रखता है मेरी दृष्टि से। लेकिन जो बात है, इश्यू जो आपने उठाया है अभी, तो इसमें जो बात है कि छात्र संगठनों पर प्रतिबंध की बात है जी, वो तो मुझे कोई योग्य बात नहीं लग रही है जी। और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में किसी संगठनों पर इस प्रकार प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जो संविधान के हिसाब गैर कानूनी है उस पर तो प्रतिबंध लगाया जाता है फिर तो, लेकिन इस प्रकार के संगठनों पर प्रतिबंध की कोई बात इसमें होने की संभावना नहीं लगती और ये होना भी नहीं चाहिए। अतुल जी, आप इस बात को अयोग्य तो मान रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि जब एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है, वो किन किन बातों पर विचार करती है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार की तरफ से पहले कोई गाइडलाइंस ना आई हो कि इन सब सेट नियमों पर आपको अपनी जो है रिपोर्ट पेश करनी है। तो यानी सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर बात तो जरूर हुई होगी, तभी तो कमेटी ने ड्राफ्ट में ये सब चीजें लाई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो 33 पॉइंट सरकार ने दिए थे चर्चा के लिए देश भर में जी, उसमें तो ये मुद्दा कहीं नहीं है। कई बार क्या है, समिति के विद्वान लोग अपनी ओर से भी सुझाव देते हैं, तो इस प्रकार का सुझाव हो सकता है शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसको स्वीकार करेगी और न करना चाहिए इस बात को जी। तो ये तो
अलोकतांत्रिक बात हो जाएगी ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता शिवांग माथुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांग, कुछ दिन पहले अशोक चौधरी के साथ इस पॉलिसी को लेकर ही विवाद हो गया था, डियर विवाद जिसे हम कह सकते हैं, ट्विटर पर। और उन्होंने कहा था कि बाकी जितने राज्य हैं सबकी तरफ से उनके पास रिकमेंडेशन आ चुकी है, एक बिहार की तरफ से ही नहीं आई है। अतुल जी अभी बोल रहे थे कि मुझे लगता नहीं कि बाकी सब राज्य जो हैं वो इस पर सहमति रखेंगे, लेकिन जो रिकमेंडेशंस है वो तो सबकी तरफ से आई चुकी हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि किसी भी राज्य को कोई आपत्ति होगी इन सब ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद। देखिए, ऐसा नहीं है, तमाम राज्यों ने कुछ कुछ अपनी आपत्तियां जताई हैं, बल्कि न केवल राज्य, जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, तमाम देश के बड़े विश्वविद्यालय हो, तमाम लोगों ने, तमाम जो एसोसिएशंस होती हैं, चाहे वो डूटा हो या स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो, मैं आपको बताऊं यहां तक कि जो आरएसएस से एफिलेटेड एसोसिएशंस हैं और एबीवीपी है, उन लोगों ने भी इस ड्राफ्ट के ऊपर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये छात्र संघ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर पूरी तरीके से हमला है और इसमें गरीब और जो शोषित वर्ग से लोग आते हैं उनको दबाने और कुचलने की बात की गई है। और यहां तक कि प्राइवेटाइजेशन की जो पढ़ाई है, जिस तरीके से जो निजी एजुकेशन है, उसको इससे बढ़ावा मिलेगा, इस तरीके के गंभीर आरोप तमाम एबीवीपी और आरएसएस के लोग भी इस पे लगाते नजर आए हैं। वहीं अगर टीचर्स एसोसिएशन की बात की जाए या जेएनयू के छात्र संघों की बात की जाए, तो वो भी इस पॉलिसी के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं इसीलिए एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी बच रही हैं। आप हमारे साथ बने रहे। हम बताना चाहेंगे कि एआईएसएफ से जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि छात्र नेता हैं। जयंत, आपने इस पॉलिसी के बारे में सुना, हालांकि अभी इसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, सिर्फ बात आ रही है, ये रिपोर्ट में सब गाइडलाइंस हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? दरअसल जो लोग भी जमहूरियत में यकीन करते हैं वो कभी भी इस तरह के जो आपत्तिजनक कुछ उसके सुझाव हैं इस कमेटी के, वो उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। आप जानते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो छात्र राजनीति की अपनी गतिकी है, उसका डायनामिक्स है, उसने बहुत सींचा है लोकतंत्र की जड़ों को। और एक से बढ़कर एक नेता इस देश में भी छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं। और जिन लोगों ने भी छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, विश्वविद्यालय परिसर में जो वाद स्वातंत्र है उसको दबाने का प्रयास किया है, वो इतिहास ने उसको माफ नहीं किया। और सरकारें आती जाती रही हैं। यूनिवर्सिटीज होती हैं विमर्श के लिए, बहस के लिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ असहमति रखने के लिए, सहमति के विवेक के साथ चलने के लिए। लेकिन इस सरकार को इन चीजों से मतलब नहीं है। और जो लोग भी अपना इतिहास भूलते हैं उनका भूगोल बदल जाता है। आप एक तरफ से उठाकर देख लीजिए ना, सिर्फ जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। जहां जहां इन लोगों ने तांडव किया है वहां वहां इनको मुंह की खानी पड़ी, चाहे वो एसपीयू हो, चाहे अंबेडकर पेरियार सर्कल हो। दरअसल प्राइवेटाइजेशन, कम्युनलाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के पीछे ये सरकार लग गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए जयंत जी। और साथ ही प्रोफेसर विजय लक्ष्मी जी, जो कि शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर छात्रों को बोलने से रोकने की कोशिश सही है? देखिए, जहाँ तक बोलने की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और वो कोई रोक नहीं सकता है, वो हमारा अधिकार है। लेकिन मैं इस बहस में, इस मुद्दे में बिना सब कुछ जाने नहीं पढ़ना चाहूंगी। मैं चाहूंगी ये बताना कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या जो एकेडमिशियंस का अपना ओपिनियन करने का अधिकार है, वो तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। लेकिन सवाल ये है कि कई बार हम इस जो लाइन है उसको क्रॉस कर जाते हैं, जो ठीक नहीं होता है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ तक बात है, और उस संदर्भ में मैं कहूंगी कि वो बिल्कुल सही है और हम सबको अपना ओपिनियन रखने का या बोलने का अधिकार है। नहीं, आपने लाइन क्रॉस करने की जो बात कही है, लाइन क्रॉस तो पहले भी कई बार होती रही है, लेकिन उसको ज्यादा तवज्जो बाकी सरकारों में नहीं मिला। इसी सरकार में क्यों इतना इंटॉलरेंस हो रहा है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं और आप उनको रोकना चाहते हैं बोलने से? देखो, पहले भी मैं अब इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो ये हमेशा होता रहा है। जब आप टेबल के उस तरफ होते हो तो आपका मकसद होता है कि किसी तरह से चीजों को कंट्रोल किया जाए, शांति बनाए रखा जाए या अपने आप को बचा के रखा जाए।
और दूसरी तरफ जो लोग होते जी। हैं वो सोचते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा जी। है और ये हनन रुकना चाहिए और हमें स्पष्ट रूप से बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो ये हमेशा चला आ रहा है, किसी सरकार में कभी ज्यादा होता है, कम होता है, ये चीजें चली आ रही हैं। जी विजय लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया मैं हमारे से बहुत बातचीत ज्यादा करने के लिए आपका। और इस बीच हम आपको नई शिक्षा नीति की बाकी सिफारिशों के बारे में भी बता दें। नई शिक्षा नीति में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई के बारे में कई सिफारिशें की गई हैं। सेकेंडरी स्कूल में भी मिड डे मील रोजाना जो उसकी योजना है वो लागू होगी, ऐसा कहा गया है इस पॉलिसी में। 10वीं बोर्ड में गणित विज्ञान की 2 स्तरीय परीक्षा होगी, ऐसा सुझाव दिया गया है इस रिपोर्ट के जरिए। और उच्च स्तर पर पार्ट ए और निचले स्तर पर पार्ट बी की परीक्षाएं होंगी, जिसको लेकर भी अलग अलग गाइडलाइंस सामने आ रही हैं। 10वीं से आगे की पढ़ाई के लिए पार्ट ए पास करना अब से इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से जरूरी होगा और बोर्ड परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स देना अब खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विवादित मुद्दा है जिसमें छात्र भी काफी संतुष्ट नहीं है। छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड परीक्षाएं सालों भर हो, ऐसा कहना, ताकि एंड मोमेंट पे जो स्ट्रेस होता है बच्चों में वो नहीं हो। 12वीं में दाखिले के लिए देश स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा की जाएगी ताकि अलग अलग तरीके की प्रवेश परीक्षा जो होती थी उससे निजात मिल सके और एक ही परीक्षा सभी को देनी पड़े 12वीं के बाद। 5वीं के बाद जो फेल नहीं होने का नियम था अब वो खत्म किया जाएगा। अभी तक 5वीं के बाद बच्चों को फेल नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस पॉलिसी के तहत कहा जा रहा है कि 5वीं के बाद से ऐसा ना हो। अल्पसंख्यक संस्थानों पर शिक्षा का अधिकार कानून हो, ऐसा भी कहा जा रहा है शिक्षा नीति की सिफारिशों के जरिए। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि अभी देखना बाकी है कि लागू होते हैं कि नहीं। 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में, दूसरी और तीसरी भाषा राज्य ही चुने, ऐसा कहा जा रहा है। यानी मातृभाषा में 5वीं तक की शिक्षा होनी चाहिए और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज जो भी होगी वो जो है उसका चुनने का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। कम छात्र संसाधन टीचर वाले स्कूल कॉम्पोजिट स्कूल में बदले जाएं, ऐसी सिफारिश भी कही जा रही है इस रिपोर्ट के जरिए। और मेरिट पर टीचर का चयन हो, शुरुआती शिक्षा के टीचर जिला स्तर पर चुने जाने चाहिए। ये कई सारी शिकायतें पीछे आई थी, तो उसी को मद्देनजर ये ध्यान में रखा गया है। 12वीं के टॉपर को वजीफे के साथ 5 साल के स्पेशल कोर्स में दाखिले का मौका मिलना चाहिए और 2 साल के बीएड प्रोग्राम की जगह 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। 10वीं 12वीं में फेल होने वालों के लिए दोबारा पढ़ाई के लिए देश स्तर पर परीक्षा हो, कहा जा रहा है नई शिक्षा नीति के जरिए।